हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया, टोटली परफेक्टली क्लियर हुआ है। तो अभी मुझे अब क्या आपको क्या फॉरवर्ड समझाना है, क्या किस तरीके से आगे लेके जाना है। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने मज़ेदार तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ के एसेंशियल्स बेसिक्स को फुल टू फर्स्ट क्लास तरीके से फिनिश ऑफ किया। अब हम क्या करने वाले हैं, उस जितनी भी बातें पढ़ी है ना, उसको हम एक बाय एक, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को फिनिश करेंगे। अब हमारा जो दूसरा पोर्शन बचा हुआ है, जो रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो कैसे होगी, हम ये वाली बात समझेंगे और फिर इस चैप्टर को वंस एंड फॉर ऑल फिनिश ऑफ कर देंगे। तो छोटा सा लेक्चर है, तो आइए मेरे साथ इस लेक्चर में आगे बढ़िए और देखें क्या क्या है, कैसे कैसे करने को। सेकेंडरी ग्रोथ क्या कहते हैं? इट इज द ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। अरे सॉरी, गलत पढ़ दिया मैंने, जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ। The growth of roots and stems in length with help of apical meristem is called as primary growth. सबसे पहले समझाया था आपको। Apart from primary growth, most dicots plant exhibit an increase in girth. Increase in girth, मोटाई में बढ़ाई। This increase is called as secondary growth. क्या आपको ये वाला कंसेप्ट दिमाग में घुस गया? तो सेकेंडरी ग्रोथ वो ग्रोथ है जो बेसिकली गर्थ में इंक्रीज है, मोटाई में बढ़ना। The tissues involved in secondary growth are two lateral meristems, यानी सेकेंडरी ग्रोथ में लेटरल मेरिस्टेम इन्वॉल्व होता है, ये भी समझाया था। और दो मेरिस्टेम्स हैं, एक वस्कुलर कैम्बियम और एक कॉर कैम्बियम। क्या आपको एग्जैक्टली इसी तरीके से पढ़ा है ना? तो एनसीईआरटी की जो मैं लाइन पढ़ते जा रहा हूँ बेटा, ये सब लाइनें आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो यहाँ हमारी एनसीईआरटी पढ़ना अब एक तरीके से हमारे कंसेप्ट का कंसोलिडेशन है कि जो पढ़ लिया है उसको फाइनलाइज कर ही डालो। धनुआ, सबसे पहले वस्कुलर कैम्बियम, द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ। कटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि मतलब मैंने बताया ना, कटिंग ऑफ मतलब डिवाइड करके नहीं बनाना। तो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये मतलब ये समझ लो, ये जिसमें मैंने वॉचमैन, ये जाइलम फ्लोएम। तो जब ये एक दूसरे से और दूर होंगे, क्योंकि इनके बीच में एक पतला सा लेयर है, समझ लो इनके बीच में एक लेयर है जो अपने को भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये इनके बीच वाला लेयर इस तरीके से नए सेल बना के इन दोनों को दूर कर रहा है। तो क्या इन दोनों को कट ऑफ कर रहा है? और क्यों कट ऑफ कर रहा है? क्योंकि नए सेल्स बना के डिवाइड कर रहे हैं। वस्कुलर गैम्बियम की बात हो रही है। The meristematic layer that is responsible for cutting off vascular tissues, the xylem and phloem, is called as vascular cambium. कि अगर ये vascular cambium है, ये xylem and ये phloem है, तो vascular cambium ऐसे डिवाइड करेगा कि xylem and phloem और दूर हो जाएंगे और यहाँ secondary xylem और secondary phloem बन जाएगा। समझे ना बात? आगे देखो, in the young stem it is present in patches as single layer between xylem and phloem। ये वाली लाइन जरी इंपॉर्टेंट है। यंग स्टेम में जहाँ पर अभी मेड्यूलरी रेज है, जहाँ पे डी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, इट इज प्रेजेंट इन पैचेस। पैचेस का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ, अगर हम ऐसी अरेंजमेंट देखेंगे तो बेटा पैचेस मतलब छोटे छोटे हिस्सों में, सिर्फ यही दिख रही है ना? क्या इस वाले इलाके में मिली? नहीं। तो इनके बीच वाला जो इलाका है वहाँ नहीं मिल रही है, ये सिर्फ पैचेस में मिल रही है। अब जब बड़े हो जाते हैं, जब मैच्योर होकर ग्रोथ होने लगती है, जब आपको सेकेंडरी ग्रोथ करनी है, देन इट फॉर्म्स अ कंप्लीट रिंग। तो वस्कुलर कैम्बियम में सबसे पहले रिंग बनती है और रिंग बनने के बाद उस रिंग के अंदर एक्टिविटी होती है। यही तो दो स्टेप्स होते हैं। तो रिंग कैसे बनती है आओ देखें। सबसे पहले किसकी बात करिए? स्टेम्स की, जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये स्टेम्स को लेके क्या कहते हैं? इन डाइकॉट स्टेम्स द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट between the primary xylem and the primary phloem is the intrafascicular cambium। xylem phloem के अंदर ये है intrafascicular cambium। Done। The cells of medullary rays जो उनके बीच में है, adjoining the intrafascicular cambium become meristematic and form interfascicular cambium। अब ये कंडीशन होती है तो एक कॉन्टिन्यूअस रिंग बन जाती है इंट्रा के बगल में जो मेड्यूलरी रेज है, यहाँ पे ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, फिर इस तरीके से इंट्रा, फिर इंट्रा। तो ये कंप्लीट इस तरीके से एक रिंग फॉर्म हो जाती है, कैम्बियम रिंग। अब कैम्बियम रिंग के अंदर काम होगा, तो काम कैसे होगा इसको एनसीईआरटी कैसे एक्सप्लेन करती है, देखो मेरे साथ।
The cambium ring becomes active and begins to cut off new cells. Cut off new cells मतलब नई cells बनाने लगती है, both towards inner side and the outer side. यानी कैम्बियम रिंग अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ नए सेल्स बनाना शुरू करती है. The cells cut off towards pith यानी सेंटर की तरफ, mature into secondary xylem यानी अंदर की तरफ बनने वाले सेल्स सेकेंडरी जाइलम बनते हैं, और सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पेरिफेरी बाहर की तरफ बना देते हैं सेकेंडरी फ्लोएम. डन. The cambium is generally more active on the inner side than on the outer. ये भी बात बताई थी. अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का बनना 10 times ऑलमोस्ट ज़्यादा होता है, यानी अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड इज हायर. क्यों? क्योंकि कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड दैन द आउटर. डन हुई बात? वेरी गुड. एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम एंड सून फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट मास. इतना सारा सेकेंडरी जाइलम बन जाता है कि जाइलम का इकट्ठा हो गया, यानी खूब सारा जाइलम इकट्ठा हो गया, कॉम्पैक्ट सा मास बन गया. The primary and the secondary phloem get gradually crushed due to continued formation and accumulation of secondary xylem. Secondary xylem इतना बनता है कि जो हमारा phloem होता है वो क्रश होता है. तो याद अगर थोड़ा सा करो तो जो पेरिसाइकिल के स्क्लेरन काइमेटस पैचेस हैं वो सख्त लौंडे, वो हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, तो इसकी वजह से phloem क्रश होना शुरू हो जाता है. क्योंकि आप नोट्स पढ़ चुके हो तो एनसीईआरटी ना मक्खन की तरह क्लियर हो रही है बेटा. लेकिन एनसीईआरटी की अगर यही वाली लाइन आपको अगर नहीं पता हो ना, वो सख्त लौंडे वाली कहानी, तो आपको एनसीईआरटी की ये वाली लाइन ना मतलब मैं कहूँगा कुछ ना समझ आएगी. इसलिए जब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो मान के चलो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनकी डिटेल्स मस्त कर लिया ना तो आपको कुछ नहीं चाहिए नीट के लिए, इतना बढ़िया. द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स more and more or less intact in or around the center. यानी प्राइमरी जाइलम जैसा था जैसा वैसा का वैसा रहता अंदर की तरफ, क्योंकि अब मरा हुआ है और तो क्या ही क्रश होगा. At some places the cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and the secondary phloem in the radial directions. These are secondary medullary rays. ये जितनी भी लाइन हाईलाइटेड है ना बेटा मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना, फिर मैं आपको नोट में कुछ दिखाऊंगा. At some places, the cambium forms a narrow band of parenchyma. क्या parenchyma बनाता है सेकेंडरी, जो आपके पास ये जो कैम्बियम होता है parenchyma बनाता है, which passes through secondary xylem and the secondary phloem in radial directions. और ये क्या होती हैं? secondary medullary rays. आपने कुछ फोकस किया है यहाँ पे. कैम्बियम पेरेनकाइमा बना रहा है, सेकेंडरी जाइलम में भी बना रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम में भी बना रहा है, और जिसको हम सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज कहते हैं. यहाँ देखो, जब हमने लास्ट वाली क्लास में इसको पढ़ा तो क्या यहाँ पे आपको ब्राउन वाली ये चीज़ दिखाई दे रही है? ये वाला, ये जो ब्राउन वाला दिखाई दे रहा है, ये ब्राउन वाला जिसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाली चीज़, ये पॉइंट पे कैम्बियम ने बनाया. क्या बनाया? सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस. जो जाइलम के हिस्से में जाइलम पैरेनकाइमा, फ्लोएम के हिस्से में फ्लोएम पैरेनकाइमा. क्या है ये सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस है. बोलो बात क्लियर हुई? ये कंसेप्ट जानना, ये लाइन को समझना बच्चों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि पूछो नहीं. बट अब तुम्हें प्राइमरी मेड्यूलरी रे भी क्लियर है, तुम्हें सेकेंडरी मेड्यूलरी रे भी क्लियर है. इस डायग्राम ने तुम्हारी सारी दिक्कत को कर दिया सॉल्व. डन है? आगे बढ़ते हैं. इस डायग्राम में देखो ना बेटा, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कैम्बियम रिंग बना, कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी होनी शुरू हुई और फाइनली ये बन गया. जब ये बना तो आप यहाँ पे फेलम और फेलोजन देख सकते हो. फेलोजन कॉर्क कैम्बियम हुआ, फेलम कॉर्क हुआ. एनसीईआरटी यहाँ मेड्यूलरी रेज दिखाती है. एनसीईआरटी सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम रिंग सब कुछ एक्सप्लेन करती है और कोई खास टेंशन वाली बात नहीं, सब आता है. अपने पढ़ लिया सब कुछ. स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड एक ये कंसेप्ट पढ़ना है, हार्ट वुड एंड सैप वुड एक ये कंसेप्ट पढ़ना है. मैं कहूँगा ये कंसेप्ट अपन कर चुके हैं, हार्ट वुड एंड सैप वुड. अभी इससे पुराने वाली क्लास में जब हमने इससे पहले वाली किसी की क्लास में हमने हार्ट वुड एंड सैप वुड कर लिया था. अभी ये वाला पोर्शन अभी मैं कहता हूँ पेंडिंग है. पेंडिंग यानी
मैं रूट भी जब पढ़ा दूंगा तब ये वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा। 5 मिनट का काम है, सस्ता सा, आसान सा, सिंपल सा। हार्डवुड डन। अभी हम कॉर्क कैम्बियम की कहानी पढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहना। एज द स्टेम कॉन्टिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ, जैसे जैसे मोटाई और बढ़ती रहती है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम काम करते जा रहा है, मोटाई बढ़ती जा रही है। द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल लेयर गेट ब्रोकन and need to be replaced to provide new protective cell layers। मैंने तुम्हें बोला था ना कि अंदर से सेकेंडरी फ्लोएम इसको पेरिसाइकिल पे प्रेशर लगाता है, ये प्रेशर कॉर्टेक्स पे लगना शुरू होता है। तो कॉर्टेक्स पे जो प्रेशर लगना शुरू होता है, इस वजह से कॉर्टेक्स के सेल ना जो पास पास होते हैं वो थोड़े थोड़े टूट के दूर दूर होना शुरू होते हैं। सेल्स थोड़े थोड़े दूर होना शुरू होते हैं, तो वहां के सेल्स को लगता है कि अब हमारे पास सिग्नल आ रहा है। सिग्नल क्या आ रहा है कि नीचे की तरफ से, अंदर की तरफ से जब प्रेशर आ रहा है तो अपने को एक नया सिग्नल मिल रहा है। तो इस सिग्नल क्या कहना चाहता है कि भैया तैयारी कर लो, अब अंदर से अगर प्रेशर आ रहा है, अंदर से इतने सारे सेल बन रहे हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर खराब हो रहा है कॉर्टेक्स का, तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ बिठाना पड़ेगा कि हम अपने स्ट्रक्चर को पूरा रिफॉर्म कर सकें, दोबारा बना सकें। तो यहाँ पर कॉर्टेक्स में कॉर्क कैम्बियम बनना शुरू होता है। कहते हैं ना, जैसे जैसे स्टेम गर्थ में बढ़ना शुरू करती है वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से कॉर्टेक्स के सेल्स और एपिडर्मिस के सेल्स टूटना शुरू होते हैं, और क्योंकि वो टूटना शुरू हुए तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि नया कंप्लीट प्रोटेक्टिव सेल लेयर बन सके, एपिडर्मिस पूरा का पूरा बन सके, कॉर्टेक्स के जो लेयर टूट गए हैं उनको दोबारा रिप्लेस किया जा सके। ये करना ज़रूरी है। इसीलिए जैसे वक्त डिफाइन करता है, जब सूनर और लेटर ना, कुछ मत में अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन डेवलप्स। क्या ये बात क्लियर हुई? यहाँ पे मेरे साथ कुछ पॉइंट पे फोकस करो बेटा। कैम्बियम है और ये तो वर्ड हमें आता है, यहाँ पे वर्ड है फेलोजन, यहाँ से कभी कंफ्यूज नहीं होना। अगर बेटा किसी वर्ड के पास, कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूंगा, ये 3 वर्ड्स हैं, ये तीनों वर्ड्स में किसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो कैसे अप्रोच करना है सीखो मेरे साथ। अगर 3 वर्ड्स में बेटा किसी चीज़ के आगे जेन आ रहा है तो मतलब वो जेनरेट करेगा। अगर किसी चीज़ के आगे जेन है यानी जेनरेट करेगा, यानी एक्टिवली डिवाइड करेगा, तभी तो किसी चीज़ को जेनरेट कर पाएगा। तो अगर किसी के लिए भी वर्ड जेन लिखा हुआ है तो ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि वो डिवाइडिंग सेल्स होने चाहिए, मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग सेल्स होने चाहिए। तो ये वाला जेन वाला पोर्शन क्या हुआ? कैम्बियम हुआ। और क्योंकि हम कॉर्क की बात कर रहे हैं तो ये क्या हुआ? कॉर्क कैम्बियम हुआ। डन। नेक्स्ट, अब मेरे पास फेलोडर्म एंड फेलम बना। बोलो किसकी स्पेलिंग बड़ी? फेलोडर्म की। तो अगर इसकी स्पेलिंग बड़ी है तो ये बना सेकेंडरी कॉर्टेक्स। आप समझ पा रहे हो अप्रोच कैसे करना है? ये तरीका है, आप अपने सब्जेक्ट को अप्रोच करो तो सब्जेक्ट कभी आपको परेशान नहीं करेगा। बी स्मार्ट एंड बी इंटेलिजेंट वाइल अप्रोचिंग अ सब्जेक्ट, यू वोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम। तीसरा फेलम है बेटा, फेलम तो सीधी सी बात कॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? ये तीनों मिलके क्या कहते हैं? ये तीनों मिलके बनाते हैं पेरिडर्म। क्या बनाते हैं? पेरिडर्म। क्लियर हुआ? पक्का डन? ये आपको याद रखना। अब देखो इधर, hence sooner or later another meristematic tissue called cork cambium of Felogen develops। आता है मुझे, usually in the cortex region। Felogen is couples of cell layer thick, मोटा होता है, single layer नहीं है, multiple layer है। It is made up of narrow, thin walled, nearly rectangular cells। Felogen cuts off cells on both sides। cut off मतलब डिवाइड करके बना रहा है, तो वो बाहर की तरफ भी बनाएगा, अंदर की तरफ भी बनाएगा। तो इस फेलोजन में अगर बाहर की तरफ बनाना है तो आउटर तरफ फेलम बनाया, इंटरनल तरफ फेलोडर्म बनाया। ये वाला केस हुआ था। आप देखिएगा यहाँ पर ये कहता है द फेलोजन कट्स ऑफ द सेल्स ऑन बोथ साइड्स, द आउटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क और फेलम। बाहर वाले सेल्स कॉर्क या फेलम बना लेते हैं, while the inner cells differentiate into secondary cortex और फेलोडर्म। इनर सेल्स अंदर वाले फेलोडर्म, बाहर वाले फेलम। डन? क्लियर? द कॉर्क इज impervious to water due to suberin deposition in the cell wall। और ये लाइन पे क्वेश्चन आ जाता है।
जो कॉर्क होता है वो पानी में भीगता नहीं, क्योंकि वहां पे सुबरिन की डिपोजिशन है। इम्परवियस यानी अब वो पानी सोखेगा नहीं, इट इज सॉर्ट ऑफ वाटर रेजिस्टेंट, जैसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होता है वैसे। The cells of secondary cortex are parenchymatous, मालूम है। The phellogen, phellum and the phelloderm are collectively called as periderm। बात क्लियर है? इन तीनों को मिला के अपन क्या टर्म करते हैं? पेरिडर्म। सिंपल। Due to the activity of cork cambium, the pressure builds upon remaining layers peripheral to phellogen and ultimately these layers die and slow off। क्या कहते हैं? लाइन को एक साथ पढ़ते हैं। क्योंकि कॉर्क कैम्बियम काम कर रहा होता है तो आपके पास जो बाकी लेयर्स पेरिफेरल टू फेलोजन पड़े होते हैं, यानी जो फेलोजन के बाहर की तरफ सेल्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर लगता है। जो कॉर्टेक्स के सेल्स समझ लीजिए यहाँ पर बना था, ये बना था कॉर्क कैम्बियम। तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स के सेल थे, कॉर्क के सेल्स की वजह से कॉर्क के सेल्स ऐसे ऐसे बने और इन्होंने कॉर्टेक्स के सेल्स को जो पहले वाले थे वो मर गए, झड़ गए। They ultimately die and slow off। Done। Clear? Next देखो, bark is a non-technical term that refers to all tissues exterior to vascular cambium। vascular cambium से बाहर में जितनी भी चीजें हैं सब कुछ बाहर का आएगा, therefore including the secondary phloem। ध्यान से देखिए, जब हमने लास्ट लेक्चर किया तो बार्क को जब बेटा लिखना शुरू किए तो हमने ये बनाया कि यहाँ से बार्क ऑल सेल्स अबव द वस्कुलर कैम्बियम से ऊपर, तो वस्कुलर कैम्बियम की ये लेयर से ऊपर सब कुछ ये किस में आता है? इसमें आता है बार्क में। अगर आसानी करनी हो तो जो चीज़ें हाईलाइट कर दी इस पूरे बॉक्स में आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ किस में आएंगी? ये सारी की सारी चीज़ हैं बेटा पार्ट ऑफ बार्क, जो आपको ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि बार्क कहाँ से शुरू होता है, और एक और क्वेश्चन आता है कि क्या बार्क के अंदर वस्कुलर कैम्बियम इन्वॉल्व है? तो आप उसको कहेंगे नहीं भैया, जो हमने हाईलाइट किए हैं सिर्फ वो चीज़ें बार्क में हैं, बाकी चीज़ें बार्क में नहीं है। बोलो, कॉर्क कैम्बियम को हाईलाइट कर दिया? यस। क्या वस्कुलर कैम्बियम को हाईलाइट किया? नो। तो ये सब चीज़ें आपके बार्क में मिलती है, वस्कुलर कैम्बियम से बाहर वाली चीज़ें बार्क का पार्ट होती है, अबव द वस्कुलर कैम्बियम। समझ गए? ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। Bark is a non-technical term that refers to all tissues exterior to the vascular cambium। Done। Therefore, bark में secondary phloem भी आएगा। Clear। Bark refers to number of tissue types, जिसमें पेरिडर्म आ जाएगा, secondary phloem आएगा, सब कुछ आ जाएगा, कोई टेंशन। अब देखना नया पॉइंट। Bark that is formed early in the season is called early or soft bark, and towards end of the season is called late bark is formed। हम सिंपल सी बात कहते हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ में जो स्प्रिंग के टाइम बनता है, जो शुरुआत के टाइम पे बनता है, अर्ली इन द सीजन यानी जो स्प्रिंग के टाइम बन रहा है उसको हम अर्ली या सॉफ्ट बार्क कहते हैं। जो विंटर ऑटम के टाइम बनता है हार्ड बार्क कह देते हैं उसको, याद रखिएगा। एट सर्टेन रीजन्स द फेलोजन कट्स ऑफ closely arranged parenchymatous cells on the outer side instead of cork cells। ध्यान से लाइन पढ़ो। कुछ जगह जो हमारा फेलोजन होता है वो कॉर्क सेल्स बनाने की जगह कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स बनाता है। यहाँ पर जब हमने पढ़ा था कि कुछ जगह ये ब्लू वाले कॉर्क सेल्स बनाने की जगह आप पेरेन्काइमेटस ग्रीन वाले सेल्स बनाएंगे। ये ग्रीन वाले सेल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। दीज पेरेन्काइमेटस सेल्स soon rupture the epidermis को तोड़ देते हैं, forming a lens shape opening, और इस opening को हम क्या कहते हैं? lenticels। सीखा था ना बेटा हमने? The lenticels permit the exchange of gases between the outer atmosphere and the internal tissues of the stem। ये lenticels होते हैं तो स्टेम बाहर के एटमॉस्फेयर से गैस एक्सचेंज कर सकता है। आप यहाँ पे जब पेड़ों में देखते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरीके से दरारें दिखाई दे रही हैं, ये बेसिकली बेटा क्या है? यही तो सारे के सारे lenticels हैं। हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस लिया, लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड में गया और पूरी बॉडी में आपका ऑक्सीजन फैल गया। जब बेटा हम प्लांट में देखते हैं ना, और प्लांट जब बड़ा हो जाता है तो आप सोचो प्लांट में बड़ा हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ हुई, और सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मात्रा में चीज़ है वो सेकेंडरी फ्लोएम है। क्या मेरी बात सही है? समझ पाए ना तुम? इतना सारा कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से इतना सारा सेकेंडरी जाइलम बना, नॉट सेकेंडरी फ्लोएम नहीं, सेकेंडरी जाइलम, इतना सारा सेकेंडरी जाइलम बना कि अब पूरे ट्रंक में
पूरे की पूरी लकड़ी में मेजॉरिटी पोर्शन इज ऑफ सेकेंडरी जाइलम। एंड माइंड इट, जाइलम तो डेड है बेटा, तो कोई चीज अगर कोई सेल डेड है तो क्या उस डेड सेल को खाना चाहिए? नहीं। क्या उस डेड सेल को सांस ऑक्सीजन चाहिए? नहीं। तो यानी जब प्लांट में आप ऑब्जर्व करते हैं तो प्लांट के सेंटर में डीपर सरफेसेस में ऐसे जिंदा सेल्स बहुत ही कम मिलते हैं या मिलेंगे नहीं, क्योंकि प्रेडोमिनेटली वहां तो जाइलम है। तो प्लांट के अपर पोर्शन में जो बार्क वाला पोर्शन है वो बहुत ही पतला वाला पोर्शन है, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम से ऊपर वाली चीजें तो आपको जिंदा मिल रही हैं। आप यहाँ देखो ना, जब आप बार्क देख रहे हो तो बार्क देखिए, आपके पास बार्क के अंदर सेकेंडरी जाइलम ये सब बहुत मोटा हो जाता है प्लांट के अंदर, लेकिन एपिडर्मिस जिंदा है। आपके पास कॉर्क मान लिया डेड है, बट कॉर्टेक्स जिंदा है, प्राइमरी कॉर्टेक्स जिंदा है, एंडोडर्मिस सब पैरेन्काइमा, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम सब कुछ जिंदा है। तो इन जिंदा सेल्स की जो ये बार्क बन रही है ये पतला सा लेयर है। अब इसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बट बेटा क्या कभी आपने देखा है कि इन पेड़ों के पास कोई लंग्स होते हैं? नहीं ना। ये लीफ से सांस लेते हैं और लीव्स के सेल्स जो मीजोफिल सेल्स हैं वो अपना काम चला लेते हैं। लेकिन अगर पत्ती से ऑक्सीजन आके धीरे 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 नीचे पहुंचे बाय डिफ्यूजन के तरीके, तो आप क्या इस बात को समझना, अगर डिफ्यूजन के तरीके से पत्ती एक लीफ से ऑक्सीजन आती है और नीचे पहुंचती है तो उसको कई साल लग जाएंगे। तो ऐसा चल सकता है? नहीं। इसीलिए पूरी की पूरी स्टेम के अंदर हर पोर्शन अपने लिए सांस ले सके, तो हर स्टेम के पोर्शन में आपको छोटे छोटे पोर्स मिल जाएंगे जिनको लेंटिसल्स कहते हैं, जो हेल्प करते हैं एक प्लांट को सांस लेने में। बोलो बात क्लियर हुई? समझ आया ना? यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट जरा समझना बेहद जरूरी था। तो लेंटिसल्स की क्या जरूरत है, क्या आपको बात क्लियर हुई? पक्का डन हो गया बेटा? अब यहाँ पे जरा ये वाला स्ट्रक्चर देखो, एपिडर्मिस टूट चुका है यहाँ से, लेंस शेप ओपनिंग्स है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कौन से हैं? सेल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। जैसे एनसीईआरटी ने बताया, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आर पेरेन्काइमेटस सेल्स। कैसे सेल्स हैं? पेरेन्काइमेटस सेल्स। क्या अपने को डन हुआ बेटा? तो यहाँ तक आप लोग इससे पुराने वाले लेक्चर में करी गई चीज़ों को फिनिश कर चुके हो। तो अब मेरे साथ आगे आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो देखो बेटा, बड़ा ही मस्त सा एरिया, ये टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। ये जो जस्ट आपको इसके नीचे डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम तो अपन पहले भी बना चुके हैं, याद है आपको ना? ये वाला डायग्राम हम पहले भी बना चुके हैं। और इस डायग्राम में बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब आप रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स एग्जैक्टली पूरा फिनोमेना कैसे लेके चल रहा है, रूट्स से पूरा का पूरा काम कैसे लेके चल रहा है, ये वाली बात जरा समझने वाली थी। रूट्स के इस बेसिक स्ट्रक्चर को देखा और रियलाइज किया कि रूट्स में यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू और पेरिसाइकिल दोनों मिलके काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं एक बार वापस देखें। देखो ना, हम क्या कहते हैं, रूट्स में कंजक्टिव टिश्यू इधर था बेटा, ये पार्ट ऑफ वस्कुलर कैम्बियम बनाता है, और पेरिसाइकिल भी कुछ पार्ट ऑफ वस्कुलर कैम्बियम बनाता है। तो ये दोनों मिलके पूरा का पूरा वस्कुलर कैम्बियम जो बनता है वो जाइलम एंड फ्लोएम बनाएगा, ठीक है। और जो ये पेरिसाइकिल है यही कॉर्क कैम्बियम बनाता है, और ये कॉर्क कैम्बियम आगे जाके सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क जैसे स्टेम में था वैसे ही बना रहा है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हैं, बाकी सब चीजें सेम है। डिफरेंसेस क्या है ये मेरे साथ आप लोग देख लो, कहानी एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सिंपल है, मतलब लाइक आसान। आपको स्टेम तो मस्त समझ आ गया ना बेटा, तो यहाँ पे आपको ना कंफ्यूजन ही नहीं होएगा। देखो इधर आपने ये वाले स्ट्रक्चर से यहाँ पे देखा है, हमारे पास एक कॉर्क कैम्बियम मिल गया और हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पे पूरा का पूरा वस्कुलर कैम्बियम। जब बेटा वस्कुलर कैम्बियम को देखा तो वस्कुलर कैम्बियम देखने में ना इसकी कुछ क्या मजेदार सी क्वालिटी नजर आई। क्या नजर आई? जस्ट यहाँ पे अभी हम देखेंगे। इधर जो आपने जस्ट ही देखा ये वस्कुलर कैम्बियम मिला, राइट। और जब वस्कुलर कैम्बियम को आप ये देखते हो तो आप कुछ चीजें रियलाइज करते हो, क्या कि वस्कुलर कैम्बियम, एक बार इसको इरेज कर देते हैं ताकि अपनी टेंशन खत्म। ये अपने पास हमने कहा था ये वस्कुलर कैम्बियम है। तो वस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे ना बेटा वेवी बन रहा है, यानी सबसे पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ अ वेवी रिंग
ऑफ वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम की जो ये रिंग बन रही है वो वेवी बन रही है ना, ये इस तरीके से एकदम उबड़ खाबड़ सी। तो ये रिंग ऐसे चलेगी, ऐसे डिवाइड करेगी नहीं। ये रिंग है ना, ये रिंग अपने आप को वेवी से सर्कुलर बनाना चाहती है। तो ये रिंग क्या बनेगी, रिंग सेकंड स्टेप में करेगी मेक्स रिंग मेक्स इटसेल्फ सर्कुलर। और रिंग अपने आप को सर्कुलर बनाती है और कुछ इस तरीके से कंडीशन बनती है। जब रिंग ने अपने आप को सर्कुलर बनाया तो जायज़ सी बात है कुछ पोर्शन पेरिसाइकिल वाले होंगे और कुछ पोर्शन जो ग्रीन से दिखा दिए समझ लो पेरिसाइकिल वाले हैं, जो ब्लू से दिखा दिया आपके पास वो वाले कौन से वाले एरिया हैं, वो आपके पास ये जो कंजक्टिव टिश्यू से बने थे। अब रिंग ये बन चुकी, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा, अब देखते रहना, तो मेरे साथ बोलते रहोगे तो मस्त समझ आएगा जैसे स्टेम में चला। इनसाइड की तरफ जाइलम बना, सेकेंडरी जाइलम, और आउटसाइड की तरफ क्या बना, सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे रेस्ट ऑफ पेरिसाइकिल डी डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स, जो बचा हुआ पेरिसाइकिल होता है वो डी डिफ्रेंशिएट करता है और बनाता है एंड फॉर्म्स कोई नई चीज। और क्या नई चीज बना रहा है, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है बेटा, अब ये नए वाले इसने कॉर्क कैम्बियम बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, कॉर्क कैम्बियम जब नया बना तो कॉर्क कैम्बियम क्या बनाएगा, सेम काम करेगा, यानी ऑल स्टेप्स सिमिलर टू द स्टेम, यानी ओरिजिनल स्टेप्स डिफरेंट थे, सब स्टेप्स बाकी स्टेम के जैसे। क्लियर। अब मैं ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आप लोगों का ना दिमाग लेके आना चाहता हूँ, स्टेम एंड रूट, इन दोनों के बीच में एक जो बेसिक डिफरेंस है ना बेटा लेके आना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं। हम देखते हैं स्टेम में जो वस्कुलर कैम्बियम है वो पूरा का पूरा इंट्रास्टेलर है। इंट्रास्टेलर मतलब किसके, एंडोडर्मिस के अंदर। कॉर्क कैम्बियम कैसा होगा, एक्स्ट्रा स्टेलर। ये बात सही। बट जब आप रूट की बात करते हो तो रूट में पूरी की पूरी चीज कैसा होगा, इंट्रास्टेलर अरेंजमेंट होगा। बस बात क्लियर हुई। ये फोकस वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चंस जितनी भी पॉइंट्स पे बन सकते थे सब कुछ बेटा आपके इस पूरे कंटेंट में कवर अप हो चुका है। तो मजेदार तरीके से यहाँ पर आपको बढ़िया से क्लियर हुआ है पूरा का पूरा सेकेंडरी ग्रोथ। डन है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ क्लियर। तो एक लास्ट वाला कंसेप्ट जो इस चैप्टर का बचा है वो कंसेप्ट है एनुअल रिंग्स। क्या है कंसेप्ट, देखो एनुअल रिंग्स बेसिकली डेंड्रोक्रोनोलॉजी में बहुत काम आती है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी एस्टिमेटिंग एज ऑफ प्लांट, प्लांट की एज एस्टिमेट करना यानी डेंड्रोक्रोनोलॉजी करना, इसमें बहुत काम आती है एनुअल रिंग्स। क्या होती हैं समझते हैं। देखो ना बेटा, वस्कुलर कैम्बियम है अपने पास, क्लियर। अब वस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी अपना शो करता है, एक्टिविटी शो करता है, दैट मीन्स क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। ये बात हमें समझ आती है, ये अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है यानी डिवाइड कर रहा है। जो इसकी एक्टिविटी होती है ना बेटा, ये ना सीजन्स के मुताबिक वेरी करती है, यानी एक्टिविटी जो है वेरी अकॉर्डिंग टू सीजन्स। सीजन्स के अगर अकॉर्डिंग वेरी करती है तो कंडीशन क्या होगा, एक बनेगा अपने पास विंटर सीजन और एक बनेगा समर। विंटर के साथ इक्वल में हमेशा ऑटम चलता है। जो हरकत विंटर में होती है वो ऑटम में होती है और जो हरकत समर में होती है वो हरकत स्प्रिंग में होती है। ये ध्यान रखना, ये दो सीजन्स प्रेडोमिनेंटली अरेंजमेंट बन रहा है। तो कंडीशन क्या हुआ, जब आप विंटर या ऑटम की बात करते हैं तो इस टाइम आपके पास सेकेंडरी जाइलम में जो वेसल्स बनते हैं आर मेड ऑफ स्मॉल डायामीटर
meter because cambium activity is slow। ये वाली बात बेटा हमें पता लगती है कि जो कैम्बियम होता है उसकी एक्टिविटी स्लो होती है, और एक्टिविटी स्लो होने की वजह से विंटर सीजन के दौरान जो आपके पास वेसल्स बनते हैं उनका डायमीटर छोटा होता है, और समर के अंदर सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो वेसल्स होते हैं उनकी डायमीटर जो होता है वो लार्ज होता है। क्यों? बिकॉज एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज हाई। क्लियर? अब आप मेरी बात ध्यान से रखना, अगर किसी चीज का डायमीटर बड़ा है और किसी चीज का डायमीटर छोटा है तो उससे फर्क क्या होगा, यहां पे हम देखते हैं। बड़ा डायमीटर ठीक, छोटा डायमीटर। अब दोनों में से मुझे देख के बताओ, दोनों में से डेंस पैकिंग किसकी है? डेंस पैकिंग इसकी है कि इसकी है? जायज सी बात है, यहाँ पे मोर डेंस पैकिंग होगी और यहाँ पे लेस डेंस पैकिंग होगी। ये बात क्लियर होती है? पक्का? तो अब सोचो कि जब आप गर्मियों के दौरान देखोगे जो जाइलम वगैरह जो बनेगा वो लेस डेंस का बनेगा। लेस डेंस पैकिंग यानी लाइटर कलर, और यहाँ पे डार्कर कलर। तो जब आप किसी प्लांट को देखोगे तो ऑब्जर्व करने क्या पता लगेगा आपको, जब तक विंटर्स चली तो डार्क कलर का स्ट्रक्चर बना, जब समर आई तो लाइटर कलर का स्ट्रक्चर बना, फिर डार्क का, फिर लाइट का, फिर डार्क का, फिर लाइट का। यानी आपको देखने में कैसे दिखाई देगा? आपको देखने में जो हम लोगों ने शायद इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था उसमें देख लेते हैं। आपको कुछ ये वाली रिंग्स दिखाई देंगी, दिखाई दे रही है आपको रिंग्स एक डार्क दिखाई दे रही है, फिर लाइट दिखाई दे रही है, डार्क लाइट। यानी अगर मैं इस वाले डायग्राम को बड़ा कर दूं बेटा और यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाऊं, आप ध्यान से देखना, ये वाली रिंग डार्क है और इसके बीच वाली लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर उसके बीच में लाइट। ऐसे आपके पास ये डार्क लाइट रिंग्स बन रही। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये डार्क और लाइट रिंग्स की बात कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स जब आप समर्स और विंटर्स को कंपेयर करते हो तो विंटर में डार्क रिंग्स बनती हैं और समर में लाइट रिंग्स बनती हैं। डन? तो अगर ऐसी वाली कंडीशन हुई तो हम कहेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 1 डार्क रिंग प्लस 1 लाइट रिंग। ये वाला स्टेटमेंट समझ आया कि एक साल में एक डार्क रिंग बनेगी और एक लाइट रिंग बनेगी। तो क्या आप किसी प्लांट की एज उसकी रिंग्स काउंट करके बना सकते हो? मैं कहता हूँ किसी प्लांट के अंदर 20 रिंग्स हैं, 20 लाइट एंड डार्क रिंग्स हैं, तो उस प्लांट की एज कितनी हुई? आप ध्यान रखो, मैंने कहा 20 डार्क एंड लाइट रिंग्स, यानी टोटल रिंग्स कितनी हुई आपके पास? 20। तो यानी उस प्लांट की एज कितनी हुई? 10। क्योंकि एक डार्क और एक लाइट मिलके 1 ईयर बताते हैं। एक साल में एक बार समर आती है और एक बार विंटर आती है, तो आपके पास अरेंजमेंट कितनी बन गई? एज कितनी बन गई? 10 ईयर्स। क्या हमने किसी प्लांट की एज को एस्टिमेट कर लिया, यानी डेंड्रोक्रोनोलॉजी कर ली? यानी हमने प्लांट के अंदर जो रिंग्स है ना बेटा, उन रिंग्स को पढ़ने के बाद उस प्लांट की एज अपन ने कैलकुलेट कर लिया। इतना अपने को डन हुआ। डन? यहां तक की बात आपको इफेक्टिवली क्लियर हो चुकी है। तो अब एक बात बताओ, अगर एक प्लांट है वो 2 इलाकों में मिलता है, वो मिलता है आपके पास ट्रॉपिकल एरिया और एक प्लांट मिलता है टेम्परेट एरिया, तो दोनों में ना फर्क क्या है बेटा? यहाँ पे ध्यान से, ट्रॉपिकल एरिया में ना सेम सीजन, अरे इसको अच्छे से लिखते हैं, सेम सीजन ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल भर एक ही सीजन रहता है। और टेम्परेट एरिया में आपके पास सीजन SEASON फ्लक्चुएट करता है।
जब यहाँ पे पूरे साल सेम सीजन रहेगा तो जैसी विंटर में वैसी समर में, या फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए विंटर और समर तो है ही नहीं क्योंकि सेम सीजन है, इसलिए यहाँ पे नो रिंग्स सीन। और यहाँ पे क्योंकि सीजन फ्लक्चुएट करेंगे, अलग अलग सीजन में अलग अलग डायमीटर का बनेगा, तो यहाँ पे कहूँगा रिंग्स आर सीन हियर। इतना अपने को डन हुआ बेटा, इतना अपने को डन। तो ये हमारे पास पूरे पोर्शन में हमारे पास ये वाला पोर्शन था जिसको हम लोगों ने स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड पढ़ा था। इस पूरे पोर्शन को जो हमने पहले छोड़ा था उसको कर लेते हैं, ध्यान से देखना मेरे साथ। The activity of cambium is under the control of many physiological and environmental factors. In temperate regions, ठंडे इलाकों में, the temperate जो जिनमें ठंड हो जाती है, the climatic conditions are not uniform throughout the year. साल भर climatic condition एक जैसी नहीं रहती। In spring region, the cambium is very active and produces large number of xylem elements having vessels with wider cavities. यानी xylem के vessels का lumen बड़ा होगा। The wood formed during this season is called as spring wood or early wood. In winters, the cambium is less active and forms few xylem elements that have narrow vessels, and this wood is called as autumn wood or late wood. ध्यान बेटा यहाँ तक। The spring wood is lighter in color and has lower density, while the autumn wood is darker and has a higher density. The two kinds of wood that appear as alternate concentric ring constitute the annual ring. यानी अगर थोड़ा सा यहाँ पे एक वाली एक्स्ट्रा वाली बात जो एनसीईआरटी हमें फोकस करवाने की कोशिश कर रही है, तो वन एनुअल रिंग इज इक्वल टू वन लाइट प्लस वन डार्क रिंग। बोलो बात क्लियर हुई, समझ आया? Annual rings seen in a cut stem give the estimate of the age of the tree. यहाँ ये वाला कंप्लीट टिक मार दिया। हार्डवुड सॉफ्टवुड अपन ने कर लिया, कॉर्क कैम्बियम होता है सब कर लिया, हम लोगों ने पूरा पोर्शन पढ़ लिया था। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसको भी निपटा देते हैं। इन डाइकॉट रूट द वस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। ध्यान से ये वाली लाइन अच्छी है। डाइकॉट रूट में वस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। स्टेम में देखो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी था, इंटर सेकेंडरी था, दोनों ने मिलकर वस्कुलर कैम्बियम बनाया। बट जब डाइकॉट रूट में देखते हो तो आपके पास जो वस्कुलर कैम्बियम बनता है वो सारा का सारा डी डिफरेंशिएशन से बना, इसलिए उसने कहा इट इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। लाइन बड़ी स्मार्ट देता है एनसीईआरटी। It originates from the tissue just located below the phloem bundles, a portion of pericycle tissue. Just below the phloem bundles कौन सा था? Conjunctive tissue था, और portion of pericycle tissue above the protoxylem forming the complete and continuous। कौन सी कैसी रिंग बनी अपने पास? Wavy ring बनी। कैसी बनी? Wavy ring, which later becomes circular. Further events are similar to those already described for a dicotyledonous stem. रिंग जब सीधी बन गई है तो ऊपर जैसे हमने स्टेम में देखा था सेम का सेम पैटर्न वहाँ चलेगा और ये आपके पास पूरी की पूरी बन जाएगी। देखो यहाँ पे बेटा आपके पास रिंग वेवी बनती हुई रिंग आपको दिखाई दे रही है। ये वेवी रिंग इस तरीके से खुलना शुरू होगी और धीरे धीरे रिंग पूरी की पूरी सर्कुलर हो जाएगी, रिंग सर्कुलर होगी और फिर ये डिवाइड करना शुरू कर देगी। तो ये स्ट्रक्चर अपने को मिल जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ये वाली ध्यान रखना है, जिम्नोस्पर्म की भी स्टेम और रूट दोनों में होगी। हाउएवर सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकोटिलेडन्स। एंड इसके साथ फाइनली फुल स्टॉप।